हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे इसके पोस्टुलेट्स, देखेंगे और क्या क्या कमी थी, फेलियर जो हुआ था रदरफोर्ड का मॉडल। तो इन्होंने उन चीजों को सही करा। ठीक है, फिर बताया कि क्या क्या गड़बड़ी हुई थी रदरफोर्ड के मॉडल में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लिख देता हूँ, बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे किसने ये एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया। ठीक है, तो उनका नाम था नील बोर। उन्होंने ये एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो 1915 में दिया था। ठीक है, तो अब इनके क्या क्या इनके मॉडल के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, तो उसी को बोलते हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है, ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या था इनका? इनका पहला पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, कहीं पे भी नहीं हो जाएगा, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में ही वो रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इसी चीज को रदरफोर्ड ने बताया था कि भाई, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी क्या हो गया था कि उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था एनर्जी और उसके बाद ये कोलैप्स कर जाता है इसके साथ। ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी के साथ, क्योंकि एक्सेलरेटेड पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी लूज कर देता है। लूज कर देगा क्योंकि देखो, हर एक पॉइंट में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो गया, तो एक्सेलरेटेड पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी क्या होगा, ये क्या करेगा, एनर्जी लूज कर देगा। और जैसे ही एनर्जी लूज करेगा तो ये क्या कर देगा, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। तो ये इनका ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को नील बोर ने क्या बोला, नील बोर ने ये बोला, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूं। नील बोर ने ये बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो फिक्स सर्कुलर पाथ वो बोल रहे हैं, इनके बोलने का मतलब क्या है? ये फिक्स सर्कुलर पाथ बोलने का मतलब क्या है? इनका बोलने का मतलब है, जो फिक्स सर्कुलर पाथ ये बोल रहे हैं, इनसे मतलब है ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट जो मैं बोल रहा हूं, उनकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होगी और उनका रेडियस भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, एनर्जी एनर्जी कांस्टेंट होगी और उनका रेडियस भी कांस्टेंट होगा, एंड रेडियस लिमिट। ठीक है, दोनों कांस्टेंट होंगे। अब कैसे कांस्टेंट होगा बताता हूँ मैं। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, इनके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। तो इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये मान लो न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इस पे रिवॉल्व करेंगे या इस पे रिवॉल्व करेंगे, है ना, या इस पे रिवॉल्व करेंगे। गॉट इट? क्या बोलना चाह रहा हूँ, या इस पे रिवॉल्व करेंगे, यही बोल रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट पे, तो अगर इसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी, ठीक है, अगर ये एनर्जी ही लूज नहीं करेगा तो कोलैप्स ही नहीं करेगा, है ना। पहला ड्रॉबैक तो रदरफोर्ड का इन्होंने सॉल्व कर दिया। क्या बोल करके सॉल्व कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रही है, एक एनर्जी कांस्टेंट है उनका, और वो एक एनर्जी कांस्टेंट के साथ वो ऑर्बिट पे घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो जब एनर्जी ही लूज नहीं करेगा तो ये कोलैप्स ही नहीं करेगा, इधर आएगा ही नहीं, फिर कोलैप्स ही नहीं करेगा।
तो बोर ने एक चीज और बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि सब जगह घूमेगी, ये इस ऑर्बिट में घूम सकती है, या इस पे घूम सकती है, या इस पे घूम सकती है, चाहे इस पे घूम सकती है। तो उन्होंने सबका नेमिंग कर दिया, इनका नाम दे दिया n=1, इनका नाम दे दिया n=2, इनका नाम दे दिया n=3, इनका नाम दे दिया n=4, मतलब सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल है ये, ठीक है। तो इसी को डिनोट करते हैं, n=1 को डिनोट इन्होंने करते हैं k से, KLMN, ऐसा समझ में। तो अब इस जैसे ये दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज, कैसा अरेंज हुआ है, कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। कॉन्सेंट्रिकली का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर है। और तुम्हारा n1, n2, n3, n4 ये सब क्या मैंने बोला, ये सेल नंबर तुम बोल लो, है ना, या इंटीजर बोल लो, मल्टीपल इंटीजर बोल लो, ठीक है। और इसी को बोला जाता है, दिस इंटीग्रल नंबर आर नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पीछे, n=1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक्चुअली देखो, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये चीजें अगर नोट्स के रूप में मिल जाती तो काफी अच्छा होता। तो बेशक मैंने उसको अपने नोट्स पे सारा कुछ जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ वो सारी चीज मेरे नोट्स पे नोट डाउन रहती है। तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आप लोगों को नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। आपको बस यहाँ पे समझना है, नॉलेज को गेन करना है और अप्लाई करना है, ठीक है। नोट्स बनाने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि आप मेरे थ्योरी को या लेक्चर को जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको पॉज करके अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो या खुद का नोट्स बनाना चाहते हो, तो उससे बेहतरीन चीज नहीं हो सकती है। खुद से किया गया काम, खुद से बनाया गया नोट्स, उससे बेहतरीन चीज नहीं हो सकती है। बट हाँ, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि बस हाँ समझते समझते वो कुछ नोट डाउन नहीं करते हैं या नहीं करते, तो वैसे बच्चों के लिए, क्योंकि हमें देखिए सारे बच्चों को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे बच्चों के लिए हमने नोट्स प्रिपेयर करा है। तो आप लोग को व्हाट्सअप करना है और मैं आपको नोट्स पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए सेकंड पोस्टुलेट्स में आते हैं। पहला पोस्टुलेट हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। तो अच्छा हाँ, ये फिक्स जो रेडियस है, अब ये रेडियस को अब मेजर कैसे करोगे, हाउ यू कैन मेजर दैट दिस रेडियस। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, आर एन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट। अब ये एन स्क्वायर है तुम्हारा नंबर ऑफ सेल, एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, जिसका बोलेगा रेडियस निकालने के लिए कि n1 का बताओ इस सेल का रेडियस क्या होगा, तो एन एन की जगह 1 डाल देना। और ए नॉट क्या है, ए नॉट की एक वैल्यू होती है, होता है वो 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द रेडियस, ठीक है। चलो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, बस ध्यान रखना, ठीक है। चलो सेकंड पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट हमारा ये कहता है द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। क्या बोल रहा हूं मैं, द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज इफ वैल्यू ऑफ एनर्जी इज एडेड और रिमूव। मतलब क्या हुआ, वो अपने ऑर्बिट पे ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक हम उस पर कोई एनर्जी ऐड या रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने बोला ना, ये समझ लो ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। अब ये इस ऑर्बिट पे घूम रहा है, इस ऑर्बिट पे घूम रहा है, इस ऑर्बिट पे घूम रहा है, ठीक है। ये घूमता रहेगा इसी ऑर्बिट पे जब तक कोई एनर्जी को हम ऐड या रिमूव नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना। द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन does not change, the orbit of an electron does not change, ठीक है। कब तक चेंज नहीं करेगा, कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक हम वैल्यू
इज एडेड और रिमूव्ड कर दो, वैल्यू इज एडेड या रिमूव्ड। अब बात ये आती है कि सर अगर ऐड किए तो क्या होगा, रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आया समझ में? ठीक है, तो देखिए जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में होता है। और जैसे ही वो आगे जाएगा आगे जाएगा आगे, मतलब इधर की तरफ जाता रहेगा, इस डायरेक्शन की तरफ जाता रहेगा, बाहर की तरफ जाता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, हायर एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हमने एनर्जी को ऐड करा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऐड करा तो जंप्स फ्रॉम, अगर एनर्जी ऐड कर दिया तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अगर मैंने मान लो इस पे एनर्जी ऐड कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी ऐड कर दिया, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, जंप करके हो सकता है यहाँ चला जाए, हो सकता है यहाँ चला जाए। ठीक है, तो मतलब लोअर एनर्जी से कहाँ जा रहा, हायर एनर्जी पे जा रहा। अगर हमने लूज कर दिया, एनर्जी को लूज कर दिया, अगर मान लो इसका एनर्जी है तो लूज कर दिया, तो ये क्या चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, है ना। अगर मान लो इसका एनर्जी को मैंने लूज कर दिया, काफी ज्यादा लूज कर दिया, हो सकता है यहाँ चला जाए, हो सकता है यहाँ चला जाए वो, ऐसा समझिए। मतलब इसी ऑर्बिट पे जाएगा, मतलब देख लीजिए, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एक सेल बना दिया, ये एक सेल बना दिया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का मैंने एनर्जी को क्या करा, एनर्जी को लूज मतलब ये कर दिया, ऐड कर दिया, एनर्जी ऐड कर दिया, तो एनर्जी अगर ऐड कर दूंगा तो ये जो एक और सेल बाहर होगा यहाँ पे चला जाएगा, है ना। अगर मैंने लूज कर दिया तो फिर ये डिपेंड करेगा क्या वैल्यू आया। और ये जो है ना, इन लोगों का एकदम फिक्स्ड एनर्जी होता है, फिक्स्ड एनर्जी होता है, अभी मैं बताता हूँ वो फिक्स्ड एनर्जी कैसे हम करते हैं, वो भी बताता हूँ मैं। ठीक है, अगर वही पर्टिकुलर नंबर आएगा तभी वहां पे जाएगा, अदरवाइज मतलब ऐसा नहीं उसकी बीच की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे, यहाँ ये पाथ में आ ही नहीं सकता, ये सारे पाथ में नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब उनका एक फिक्स्ड सेल पे ही जाएगा वो भी मैं बताता हूँ कैसे होगा। मतलब क्या मैंने बोला, वैल्यूज एडेड और रिमूव। ठीक है, अगर मान लो हम एनर्जी ऐड करेंगे तो क्या बोला मैंने, जंप्स फ्रॉम दिस टू दिस, और लूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हायर टू लोअर पे पहुंच जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो कभी कभी एक्साइटेशन स्टेट भी बोल देते हैं, कभी मतलब ऐसे घबराने वाली बात नहीं, हायर एनर्जी लेवल को एक्साइटेशन स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब जैसे मैंने अभी बोला था एनर्जी लेवल इधर जाएगा या इधर जाएगा, उस पर भी एक बार डिस्कशन करेंगे हम लोग जब अभी फोर्थ पोस्टुलेट्स में आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा इसको, अभी तो बस ये याद रखो कि एनर्जी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चल जाएगा, अगर हम लूज कर देंगे तो अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद थर्ड पोस्टुलेट्स में आते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, ये थर्ड कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। देखो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज एक लिमिटेड अमाउंट में मिलने मतलब मिलता है उसे वो क्वांटाइज्ड बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर तुम दुकान गए, तुम बोले भाई मुझे एक पेन दे दो, ठीक है, तो तुमको आधा काट के नहीं देगा, एक पेन देगा, दो पेन देगा, तीन पेन देगा, चार पेन देगा। ठीक है, बट आधा काट के नहीं देगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, लाइक ये एंगुलर मोमेंटम है, इसका प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्या होता है। ये जो हमने क्वांटाइज्ड वर्ड लिखा है, तो सबसे पहले सीखते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है, ये क्या होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच
द एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब वो क्या कह रहा है, अभी हम लोग क्या बोला था कि ये न्यूक्लियस है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड सेल या ऑर्बिट पे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे इसी पे घूमना है या इसी पे घूमना है, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन कहता क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, ओनली इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब कि उसी ऑर्बिट पे वो घूमेगा, उसी ऑर्बिट पे वो घूमेगा, ठीक है, जिसका एंगुलर मोमेंटम, ये जो एंगुलर मोमेंटम लिखा है मैंने, जिसका एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, मतलब n h अपॉन 2 पाई। अगर ये वैल्यू, मतलब अब n की वैल्यू देखो, अब पहला मान लो यहाँ पे n1 बोला था मैंने, n2 बोला था, यहाँ पुट करो तो पहला सेल का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई, दूसरा क्या हो जाएगा 2h अपॉन 2 पाई। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये जो मैंने एंगुलर मोमेंटम जो वर्ड अभी यूज करा है, ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, व्हाट इज एंगुलर मोमेंट, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे। देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, किसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट एक्सलरेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट एक्सलरेटिंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये सन है, सन फिक्स है, और अर्थ क्या कर रही है, वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, शायद बोल दिया मैंने, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा, उसका फॉर्मूला देखो, एंगुलर मोमेंटम को जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मैं, इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। तो ये पी वेक्टर क्या है, मोमेंटम। तो कभी कभी एंगुलर मोमेंटम को ये भी बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम को क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम और रोटेशनल मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी, ठीक है। और याद रखिएगा ये क्रॉस प्रोडक्ट में है, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आप लोग को मैंने वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया होता फिजिक्स में कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर डॉट होता तो क्या लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये हो जाता है ए बी कॉस थीटा। तो आप मुझे ये देख करके बताइए, ये फॉर्मूला और ये दोनों में से कौन सा फिट बैठ रहा है, तो आप बोलोगे सर पहला वाला फिट बैठ रहा है क्योंकि क्रॉस है यहाँ। तो ये ए हो गया सर, ये बी हो गया, तो ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। चलिए, इसको लिखने के बाद अब जैसे मान लो ये अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, बट एक्चुअल में हमारा कंडीशन क्या है, हमारा केस यहाँ पे ये है कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो कर रही है वो रिवॉल्व कर रही है इसके अराउंड, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास होगा भाई, मास होगा, एकदम मास होगा, ठीक है। अब इसका रेडियस, एक रेडियस फिक्स रेडियस पे घूम रही है, ऐसा नहीं कि यहाँ घूम रही है फिर अंदर आ रही है, अंदर आ रही है, ऐसा नहीं, एक फिक्स रेडियस पे घूम रही है, ठीक है। अब इनका जो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी पे घूम रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल जो बना रही है कितने का बना रही है, 90 डिग्री। एंगल कितने का बना रही है, 90 डिग्री का बना रही है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, आर एम बी, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1। तो एंगुलर मोमेंटम मेरा कितना निकल के आ गया, आर एम बी, मतलब एम बी आप बोल लो,
इसको अरेंज कर लो, L इक्वल्स टू mvr, अपने नोट्स में अरेंज कर लेना। तो यहां से हमें मिला क्या, बोस क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो बोस क्वांटाइजेशन कंडीशन अभी हम लिख देता हूं मैं, होता क्या है, क्या मिला हम लोग को, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन मिला क्या, तो ध्यान से देखिएगा, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम जो था, मतलब क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या था, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे घूमेगा विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन, विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई। तो उसको क्या लिख देते हैं, एन एच अपॉन 2 पाई, है ना। और एंगुलर मोमेंटम अभी हम लोगों ने जो निकाला था पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, वो क्या निकाला था, एम भी है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्लियर है। ये एन एच अपॉन 2 पाई, अभी फिर से बता देता हूं मैं, ये यहां से आया था, क्वांटाइजेशन कंडीशन बोला था ना। एंगुलर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है कि वो उसी ऑर्बिट पे घूमेगा जिस, जो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। तो इसीलिए ये n लिख दिया कि वो कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने निकाला, तो वो निकला mvr, तो दोनों को कर दिया इक्वल। तो दैट इज कॉल्ड द बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो ये थर्ड पोस्टुलेट हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ वाले पोस्टुलेट्स में। फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है, फोर्थ पोस्टुलेट्स ये कहता है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted by an atom depends on the energy difference of the initial and final object। ये है बोर्स का फोर्थ पोस्टुलेट। क्या कह रहा है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन emitted by an object depends on the energy difference of the initial and final object। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो कोई ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर आ जाएगा उस ऑर्बिट का एनर्जी का, तो एक फिक्स्ड नंबर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम का देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम का हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे किसका बोला जा रहा है, हाइड्रोजन एटम का बोला जा रहा है, तो भैया जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और एन क्या होगा, एन मेरा जिस ऑर्बिट के लिए आप निकाल रहे हो, तो 4 एन इक्वल्स टू 1, तो एन इक्वल्स टू 1 निकालोगे तो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगा, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये भी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। एन इक्वल्स टू 2 निकालेंगे तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड तो 1 का स्क्वायर और ये एन 2 का स्क्वायर, मतलब 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो -13.6 इंटू 1/4। ठीक है, तो 1/4 करोगे तो उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे करके n इक्वल्स टू 3 निकाल लेना, वैसे n इक्वल्स टू 4 निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है,
फर्स्ट ऑर्बिट, ये क्या है सेकेंड ऑर्बिट, ये क्या है थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। ये जेड को थोड़ा मैं हटा देता हूँ ऐसे, ये क्या है फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये पहला वाला जो हमारा आया वो क्या आया -13.6, फिर दूसरा वाला हमारा क्या आया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर हमारा क्या आया -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर हमारा आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा क्या आया, ये हाइड्रोजन एटम का जो क्या हुआ अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी लेवल हम लोगों ने निकाला, ठीक है। तो अब ये कह क्या रहा है कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन एटम, मतलब यहाँ पे एटम जो हम लोग लिए हाइड्रोजन एटम लिया, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंसेस ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल ऑब्जेक्ट। इनिशियल एंड द फाइनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एनर्जी डिफरेंस मतलब डेल ई इक्वल्स टू, ये बोलना क्या चाह रहा है E2 माइनस E1, है ना, E2 माइनस E1, ठीक है। या नाम दे दो E1, इसको नाम दे दो E1, इसको नाम दे दो E2, इसको नाम दो E3, इसको नाम दो E4। तो E2 माइनस E1 या डेल E इक्वल्स टू, ये भी हो सकता है E3 माइनस E1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये देखिए सिंपल भाषा में बोल क्या रहा है बताता हूँ। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अभी जैसे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, 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 ये इलेक्ट्रॉन अपने जो सेल पे घूम रहा है वो इस सेल पे किस कंडीशन पे जाएगा, या यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सेल पे किस कंडीशन पे आएगा। वो आपको बताया था कि एनर्जी को ऐड करेंगे या लूज करेंगे, ऐड करेंगे तो बाहर की तरफ भागने लगेगा, लूज करेंगे तो अंदर की तरफ आने लगेगा। आया समझ में, ठीक है। तो मैं वही यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी सेल पे जाएगा ना कि इस सेल में जाएगा, कैसे पता लगाओ, बात समझ लो मेरी। मैं कह रहा हूं कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है हम पता कैसे लगाएंगे भैया ये इसी सेल पे जाएगा, इसी सेल पे जाएगा, इस पे क्यों नहीं जाएगा, इस पे क्यों नहीं जाएगा, तो वो पता चलेगा इस फॉर्मूले से। कैसे पता चलेगा, फॉर लेट्स वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जांपल जैसे ले लो, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका ले लो पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, तो सभी ऐसे ही, ठीक है, समझाने के लिए। तो जो पहला सेल है मान लो इसका आप ये लेकर के चलो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, दूसरे का था मेरा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे का है मेरा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो यहाँ पे कैसे जाएगा या यहाँ पे कैसे जाएगा। अब देखिए ध्यान से, पहले वाले सेल के लिए हमारा है फॉर द फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो है वो क्या है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये उठ करके यहां से यहाँ कैसे आएगा, तो हम इस पे ऐड करेंगे, क्या बोले एनर्जी ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा -3.4। तो अब इसका देखो क्या वैल्यू है -3.4 है ना, इसका -3.4 है, तो -3.4 है तो ये यहीं पे आएगा ना कि यहाँ और यहाँ नहीं जाएगा। आया समझ में। अगर यहाँ जाना रहेगा तो कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि मेरा सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे -1.5 आ जाए, तो फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ आ जाएगा, ठीक है। या अगर अब मान लो फॉर एन एग्जांपल अब है -3.4 ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस पे मैंने लूज कर दूंगा, क्या लूज कर दूंगा, लूज कर लूंगा हटा दूंगा, तो -10.2 कर दो, तो -10.2 कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा
-13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब अब ये वापस चला जाएगा यहाँ, ऐसा समझ में। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो अब ये चीज जो बताया, इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वो बताता हूं मैं। उन्होंने बोला था कि वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, क्या बोल रहा था, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय एन एटम, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन जो लिखा था, जो अभी लिखा था मैंने, डेल ई इक्वल्स टू क्या लिखा था, E2 माइनस E1, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा था, ठीक है। ये जो इक्वेशन, ये जो हमारा डेल ई है, इसी को बोला जाता है hc/λ, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि E1 का जो है, E1 का क्या है, एक फिक्स एनर्जी है, E2 का भी एक फिक्स एनर्जी है। जब इसको डिफरेंस करके जो मेरा आंसर आया वो भी एक फिक्स एनर्जी होगा। तो जब मेरा डेल ई जो है वो बराबर है hc/λ, तो अगर ये फिक्स्ड है, अगर ये फिक्स्ड है, ये भी तो फिक्स्ड ही आएगा, ये फिक्स्ड है तो ये भी फिक्स्ड होगा। तो अगर मेरा लैम्डा ही फिक्स्ड हो गया तो क्या होगा कि सारी चीजें हमारे वहां पे, इस मतलब कि क्या बोलता है, हमें सारी चीजें वो विजिबल नहीं होगी। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम ही लिया था यहाँ पे, तो देखिए हाइड्रोजन एटम का मतलब ये मैं आपको कलर के रूप में समझाता हूँ, तो ज्यादा, क्योंकि अभी मैंने वो वेवलेंथ वाला कुछ अभी आपको डिस्कस करा नहीं, तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बस ये जान लो, ये फिक्स है तो ये भी फिक्स हो जाएगा। ये डेल ई फिक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा E1 फिक्स है और E2 फिक्स्ड है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम ले लिया मैंने, ये हाइड्रोजन एटम हो गया हमारा, ठीक है। देखिए क्या हुआ था, रेदरफोर्ड क्या नहीं बोल पाए थे, मान लो ये हाइड्रोजन एटम, ये गैसेस अंदर में, गैस मॉलिक्यूल्स H2 गैस है, ठीक है। अब ये व्हाइट लाइट को अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट को मैं अगर यहाँ पे पास कराता हूँ, तो विब्योर बनना चाहिए था यहाँ पे, 7 कलर वो दिखना चाहिए था। बट क्या हो रहा था, अकॉर्डिंग टू द मतलब रदरफोर्ड इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, कि यहाँ पे जो स्क्रीन पे है ना, हमें सारी लाइटें नहीं दिख रही थी। हमें क्या वॉलेट दिख रहा था, इंडिगो दिख रहा था, ग्रीन दिख रहा था, ब्लू दिख रहा था, बट रेड नहीं दिख रहा था, कुछ ऐसा कलर था जो दिख नहीं रहा था। तो भाई क्यों नहीं दिख रहा था, अब इसका प्रॉब्लम अब यहां से सॉल्व हो गया। क्यों नहीं दिख रहा था, कि भाई हो सकता है जब वो पास हो रहा था, तो उसका जो, जैसे मान लो जैसे यहाँ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो हो सकता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जा रहा होगा, तभी वो चीज यहाँ पे दिख नहीं रही थी। समझ में आया। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स थे, हो सकता है कि जब व्हाइट लाइट जा रही होंगी, पास हो रही होंगी, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट में एब्जॉर्ब एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करा तो क्या होगा, उस एनर्जी स्टेट से आगे एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो इस कारण वो कलर दिख नहीं रही थी, ठीक है वहां पे। तो वैसे कलर का कोई ऐसा है नहीं, बट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि है क्या। बेसिकली आपको यही चीज रखना है जो मैंने अभी यहाँ पे बताया है आपको, ठीक है। तो और ये क्या है, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल ये फिक्स हो गया, तो फिक्स का मतलब क्या हो गया, एक क्वांटाइज हो गया, समझे। क्वांटाइज मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है, लिमिटेड अमाउंट में मिल रहा है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि जैसे कोई भी चीज यहाँ पे N1 होगा, N2 होगा, N3 होगा, इसका नंबर 1.5 नहीं हो सकता है, 2.7 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता है, समझ में। चाहे एक पेन लोगे चाहे नहीं लोगे, है समझ में, एक लोगे, दो लोगे, तीन लोगे, आधा नहीं ले सकते, है समझ में। तो ये था बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में। आप लोग को जो भी जितना भी चीजें थी मैंने आपको सारे पोस्टुलेट अच्छे से डिस्कस कर दिए। आई होप सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे बताना, कमेंट करना, तो फिर मैं आगे इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, या संडे को लाइव सेशन रख लेंगे, जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर कर देंगे। बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।